हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपीएसआई के लिए मूल विधि स्टार्ट करेंगे, जो कि लगभग जो है 15 से 16-17 क्लासेज जो है में कवर हो जाएगा पूरा मूल विधि अपना। और संभवतः एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होना है, तो उसके पहले हम लोग जो है काफ़ी पहले इसको जो है ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए मूल विधि की आज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो है आप लोग एएसआई बनने जा रहे हैं, तो उसका जो है वर्क देख लेते हैं। वर्क क्या क्या होता है। पुलिस होता कौन है? एक लोक सेवक होता है, ठीक है। और इनका काम क्या है? समाज में अपराध को रोकना, समाज में भय या डर का वातावरण ना बनने देना, ठीक है। समाज में एक सौहार्दपूर्ण मतलब कि खुशनुमा मित्रतावत वातावरण तैयार करना, ठीक है। अगर शॉर्ट में बात करें इसका जो है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जान माल की सुरक्षा करना, भय के वातावरण को दूर करना, ठीक है। और आईपीसी जो है, तो वो आईपीसी में अपराध के लिए जो है ऑफेंस शब्द दिया गया है, क्राइम नहीं दिया गया है। बहुत लोग क्राइम बोलते हैं, तो क्राइम शब्द जो है आईपीसी में नहीं यूज किया गया है। दोनों का हिंदी में अर्थ तो जो है अपराधी होता है, लेकिन जो है आईपीसी की अगर जो बात करें, तो आईपीसी में क्राइम कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑफेंस मतलब इसका क्या होता है? जो कार्य विधि के विरुद्ध हो और जिस पर दंड का प्रावधान है, उसी को जो है अपराध कहते हैं। अपराध की परिभाषा जो है वो किस सेक्शन में, आईपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 40 में, ठीक है। आईपीसी की धारा 40 के अनुसार मतलब जो अपराध है, ठीक है, के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो आवश्यक तत्व इसके कौन कौन से हैं? मतलब 4 होते हैं, ठीक है। अपराध एक ऐसा सामाजिक पहलू है जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। अपराध की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है कि अपराध मतलब किसको अपराध हम लोग कहेंगे, ये चीज़ कहीं जो है इसकी निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। राज्य के बनाए नियमों मतलब कि विधि के विरुद्ध किया गया कृत्यलोप जो है क्या है? अपराध है, ठीक है। और आवश्यक तत्व अगर जो हम लोग बात करें, तो इसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे? वो जो है मानव, ठीक है, या व्यक्ति, ठीक है। मानव में तो मानव का ये हो गया पर्सन, ठीक है। और व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा? व्यक्ति में जो है एक तो मानव खुद होगा, ठीक है। फिर कोई कंपनी, ठीक है, संघ और समिति, ये जो है व्यक्ति में आ जाएंगे, ठीक है। और समिति ये जो है मतलब ये जो है चाहे निगमित हो या ना हो, ठीक है। दूसरा इसका जो है तत्व क्या आएगा? दुराशय। दुराशय को जो है दुराशय को इंग्लिश में जो आईपीसी में मतलब यूज किया गया है वो मैंसरिया बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक ये इटालियन वर्ड है, ठीक है। और अगर तीसरे तत्व की बात करें, तो कृत्य मतलब कि कार्य है, इसको जो है इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, ठीक है, या कार्यलोप, ठीक है। कार्यलोप को इंग्लिश में ओमिशन बोलते हैं, ठीक है। और आखिरी तत्व क्या होगा? क्षति मतलब किसी को भी क्षति। अच्छा, क्षति कैसी हो सकती है? ये जो है
शारीरिक भी हो सकती है, ठीक है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, प्रतिष्ठा को भी किसी के क्षति पहुंचाया जा सकता है, और जो है संपत्ति को भी क्षति पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो क्षति कई प्रकार से हो सकती हैं, और क्षति की अगर जो बात करें तो क्षति जो है वो आईपीसी के सेक्शन 44 में दे रखा है। अपराध किस में है? 40 में है, और जो है क्षति किस में है? आईपीसी के सेक्शन 40 में है, ठीक है। ये 4 आवश्यक तत्व जो है कौन से हो जाएंगे? मानव या व्यक्ति, ये जो है आईपीसी के सेक्शन 11 में दिया गया है, ठीक है। फिर दुराशय मैंसरिया है, ये जो है इटालियन वर्ड हो जाएगा। फिर कृत्य या कार्य और जो है या कार्यलोप हो जाएगा। और जो है आखिरी क्या है? दूसरे व्यक्ति को क्षति, जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, प्रतिष्ठा और संपत्ति से, ये जो है अभी मैंने ऊपर बताया ही है, ठीक है। अपराध के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा बताया गया है? क्या क्या होगा? मानव या व्यक्ति या कृत्य, क्षति, दुराशय। अगर जो इसमें जो है आवश्यक तत्व की बात करें तो दुराशय ही, मतलब जब तक कि तुम्हारा जो है आशय गलत नहीं होगा तब तक जो है अपराध हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और दुराशय के लिए क्या होना जरूरी है? दोषी मस्तिष्क या बुरा आशय। जैसे दोषी मस्तिष्क से यहाँ पे क्या रिलेशन है? तो दोषी मस्तिष्क से ये है कि मान लो जैसे तुम्हारे दिमाग में आता है कि जो है हमको चोरी करनी है, तो दिमाग में आया तभी जो है दिमाग का ही दोष हुआ ना वो चीज़। तो जो है बुरा आशय जो है आया तो किसकी वजह से आया? दिमाग की वजह से आया, ठीक है। कभी कभी जो है सेंटेंस एक दिया रहता है, एक्सिस नॉन फेस्टेरियम निसी मेसिटोरियम, इसका जो है हिंदी पूछ लेता है। तो कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मस्तिष्क दोषी ना हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे यही चीज़ बताया ऊपर, ठीक है। और इसका जो है wrongful act is not done without wrongful mind, ठीक है। दुराशय से रिलेटेड 2 केस हैं, आर बनाम प्रिंस 1875 का केस है, और आर बनाम टाल्सन जो है 1889 का केस है। तो आर बनाम प्रिंस में क्या होता है कि प्रिंस जो है एक लड़का होता है, ठीक है। आर जो है लड़की होती है, ठीक है। और लड़की जो है नाबालिग रहती है, ठीक है। लड़की जो है नाबालिग होती है। तो जो है ये जो प्रिंस नाम का लड़का है, ये जो है इसके लड़की के बिना माँ बाप की इजाज़त के इसको जो है अपने घर लेके चला जाता है, ठीक है। तो बाद में जो है इसके घर वाले केस करते हैं, मामला जो है न्यायालय पहुंचता है, ठीक है। तो न्यायालय में जब जो है पहुंचा तो लड़के ने, मतलब लड़के से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो लड़का कहता है कि मेरा ऐसा जो है कोई दुराशय नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जो है दोषी करार दिया गया, क्योंकि जो है न्यायालय ने इसमें ये लड़के से कहा कि आपको इंश्योर करना चाहिए था कि इसमें लड़की नाबालिग है या नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप जो है इस चीज़ को कंफर्म नहीं करते हैं, इसलिए आपका इसमें दुराशय माना जाएगा। अगर जो आपका जो है दुराशय नहीं था तो आपको जो है फिर इनके गार्जियन से पूछ के ले जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें बस ये याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो है अगर जो बस केवल उसमें जो है पेपर में यही आता है कि आर बनाम प्रिंस, जैसे मान लो केस आ गया 1875, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जो है दुराशय से रिलेटेड है। ऐसे जो है आर बनाम टाल्सन एक केस है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो टाल्सन जो है ठीक है, एक आदमी, और आर जो है उसकी पत्नी है।
टालसन जो है कहीं जा रहा होता है तो उसका जो है जहाज़ जो है मतलब पानी वाले जहाज़ से जा रहा होता है तो उसका जहाज़ जो है डूब जाता है। तो जब भाई 3 साल बीत गए तो उसके बच्चे भी थे और जो है फिर खाने पीने के लिए जब कुछ भी नहीं बचा तो उसकी पत्नी ने जो है 3 साल बाद शादी कर लिया। और इसके पहले जो है 1889 के पहले ये माना जाता था कि अगर जो आपका हस्बैंड या वाइफ जो है कहीं भी गायब हो जाते हैं या जैसे कुछ भी हो जाता है तो आप उसको जो है 7 साल से पहले ये नहीं मानेंगे कि जो है आपका हस्बैंड या वाइफ जो है मर गए हैं। ठीक है। तो जो है ये टालसन जो है पहुंचते हैं भाई साहब कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा तो जो है लोअर कोर्ट क्या कहता है कि हाँ इनकी पत्नी जो है दोषी हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनका हस्बैंड ज़िंदा है, उसके बाद भी इन्होंने जो है दूसरी शादी की है। तो लोअर कोर्ट से फिर जो है उसकी पत्नी जो है हाई कोर्ट में पहुंचती है। ठीक है। और इसके जो है घर वाले भी मौजूद होते हैं। ठीक है। टालसन के घर वाले और सब कुछ जो है तो जो है लड़की उसकी पत्नी क्या कहती है कि जो है मैंने शादी कोई छिपकर नहीं किया है और इसमें जो है मेरा कोई दुराशय भी नहीं था, इसलिए जो है मुझे इसमें दोषी करार ना दिया जाए। फिर कोर्ट भी यही मानता है कि ठीक है, आपके घर वाले भी मौजूद थे और जो है इसके भी घर वाले मौजूद थे, इसने कोई छिपकर शादी नहीं की है तो इसका जो है दुराशय इसमें नहीं था, इसलिए जो है आपकी पत्नी दोषी नहीं है। ठीक है। बाकी अभी ऊपर एक शब्द आया था कृत्य और कार्यलोप। तो कृत्य क्या है? एक्ट है, ये हो भी सकता है कार्य और कार्य नहीं भी हो सकता है। और कार्यलोप क्या होता है कि कर्तव्य का पालन ना करना। मान लीजिए आप जो है दरोगा बन गए, उसके बाद फिर आप पहुंचते हैं और आपकी कहीं ड्यूटी लगा दी गई कि आपको जो है ये करना है, आप जो है पहुंचे वहीं पास में कहीं जो है मॉडल साहब है वहीं पे निपट रहे हैं बैठ के, तो ये जो है आपको ये आपका जो है कार्यलोप हो जाएगा। ठीक है। अपराध क्या है? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंस। वह कृत्य जो दंड का भागीदार है उसको अपराध कहते हैं। अपकृत्य को टॉर्ट बोलते हैं। अपकृत्य क्या है? वह कृत्य जो क्षतिपूर्ति का भागीदार है। ठीक है। एक शब्द ऐसे आता है रिष्टि। रिष्टि को जो है आईपीसी के सेक्शन 425 में दिया गया है। रिष्टि को इंग्लिश में मिसचीफ बोलते हैं। ऐसा कृत्य जिससे कार्य करने वाले को कोई फायदा नहीं होता लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाता है। ठीक है। और अगर जो अपराध और अपकृत्य को हम लोग समझने की कोशिश करें कि अपराध क्या हो सकता है, तो अपराध ये जो है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है। या जो है सिर फोड़ दिया। ठीक है। तो सिर फोड़ दिया तो ये जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है केस लगेगा इस पर। मान लो कि तुमने जो है इसको मारने की कोशिश की तो ये भी जो है अपराधी है। और अपकृत्य क्या है कि मान लीजिए आपकी फसल जो है एकदम पकी खड़ी हुई है और रात में आपके पड़ोसी भाई साहब पहुँचे और जो है खेत में जो है मतलब उनको पता है कि आपको जो है 2 दिन बाद फसल काटनी है और वे पहुँचे रात में जो है अपना मेड़ वेड़ काट दिए, उसमें पानी भर गया, तो ये जो है अपकृत्य हो जाएगा। ठीक है। रिष्टि क्या है कि ऐसा कार्य जिससे कार्य करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाता है। आपकी खड़ी है गाड़ी, ठीक है, और आपके पड़ोसी से आपकी जो है लड़ाई हुई है, रात में पहुँचे या तो जो है गाड़ी का शीशा फोड़ दिए या जो है हवा निकाल दिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा? उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इससे जो है तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि अपराध क्या है, अपकृत्य क्या है और रिष्टि क्या है। ठीक है। फिर अपराध की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है। क्या क्या है? आशय, तैयारी, प्रयत्न। प्रयत्न जो है सेक्शन 511 में दिया गया है। अंतिम अवस्था के एकदम निकट, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है। ठीक है।
आपको यहाँ आप पहुँचेंगे, यहाँ जो है अपराध वो हो जाएगा, मतलब वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है ये जो है मतलब एकदम ये निकट जो है अपराध से पहुँचने के एकदम निकट जो होता है उसको जो है प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है। सामान्यतः तैयारी तक अपराध पर सजा नहीं होती, लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिनकी तैयारियां ही दंडनीय अपराध हैं। ठीक है। तो सेक्शन 122, ठीक है, आईपीसी का जो सेक्शन 122 है उसमें अगर जो ये सब करते हैं तो जो है आपको जो है इसका जो है तैयारी अगर जो आप कर लिए तो यही बहुत बड़ा जो है अपराध हो जाएगा। राज्य के विरुद्ध युद्ध सामग्री इकट्ठा करना, ठीक है, इस पे जो है सज़ा क्या है, आजीवन कारावास। सेक्शन 121 में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना। प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण ये होता है कि मान लो जैसे हमको कुछ करना नहीं है, मान लो ये ए हैं और ये बी हैं, ए को जो है भारत सरकार के विरुद्ध कुछ करना है लेकिन खुद से नहीं कर रहे हैं, ये बी को जो है दुष्प्रेरित किए कि ऐसा करो, तुम जो है इनके खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान कर दो। ठीक है। तो ये चीज़ जो है दुष्प्रेरण होता है। आगे हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें भी आजीवन कारावास है। फिर सेक्शन 126 में अगर देखें तो भारत सरकार के साथ शांति मित्रता रखने वाले क्षेत्रों में लूटपाट करने की तैयारी करना। जैसे अपने मित्र राष्ट्र कौन, जैसे पड़ोसी है अपना नेपाल है, ठीक है, श्रीलंका है, फिर भूटान है, ये सब जो है अपने मित्र राष्ट्र हैं। तो इन क्षेत्रों में जो है अगर जो आप लूटपाट करने की तैयारी करते हैं तो ठीक है, तो इसमें क्या सज़ा है, 7 साल का जो है कारावास है प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है। आगे देखते हैं। सेक्शन 399 में डकैती की तैयारी करना। ठीक है। इसमें क्या है सज़ा, मैक्सिमम 10 ईयर का जो है कठोर कारावास होगा प्लस जो है जुर्माना है। सेक्शन 233, 235, 256 और 257 ये सब सिक्कों से मतलब ये जो है सिक्का, सरकारी टिकट और जो है ये सब की जो है कूटकरण की तैयारी करना, डुप्लीकेसी करना। ठीक है। तो 3 से 7 वर्ष के जो है कारावास है प्लस जुर्माना है। आगे अगर जो बात करें सेक्शन 242, 243, 259, 266 और 474। ठीक है। तो कूटकृत सिक्के, बाट, माप तौल का कूटकरण करना प्लस जो है जाली दस्तावेज तैयार करना। इसमें जो है 6 महीने से लेकर 7 साल तक के कारावास प्लस जुर्माना है। ठीक है। यदि विधि विरुद्ध कृत्य के अंतिम चरण मात्र से पहले की अवस्था को किस रूप में दर्शाया जाएगा? अभी मैंने ऊपर बताया ना कि जो है ये मान लो एक लाइन है, यहाँ पे अपराध मतलब हो जाएगा डन, तो यहाँ पे जो है आप प्रयत्न कर रहे हैं तो मतलब एकदम जो है एकदम नज़दीक जो पहुँचते हैं उसको जो है। और जो है जब अपराधी पश्चाताप के अवसर को खोकर आगे निकल जाता है तब वह कौन सी अवस्था में होता है? वो भी जो है प्रयत्न ही जो है कर रहा होता है। ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं क्वेश्चन। ए बहुत अच्छा तैराक है, वह नदी में डूबते बी को देखता है जिसे तैरना नहीं आता, जिसे किसको? बी को, परंतु ए बी की सहायता नहीं करता और बी डूबकर मर जाता है। ए कौन सा अपराधी होगा? इसमें विधिक अपराधी होगा, नैतिक अपराधी होगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा? तो इसमें जो है ए नैतिक अपराधी होगा, क्योंकि जो है उसने नैतिक अपराध किया है। कोई विधिक उसको जो है कहीं लिख के थोड़ी दिया गया है कि नहीं अगर जो आप ये काम करना जानते हैं और कोई नदी में डूब रहा है, आप मतलब तैरना जानते हैं तो उसको बचाएंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। वो आपका नैतिक जो है कर्तव्य है कि जो है आप उसको बचा सकते हैं। आप बचाएं ना बचाएं उसमें कोई सज़ा नहीं है उसकी। ठीक है।
फिर आगे जो है अधिनियमित विधि, इसको क्या कहते हैं, इनेक्टेड लॉ। ठीक है, ये जो है दो प्रकार की होती हैं, मौलिक या सारवान विधि और फिर प्रक्रिया विधि। तो मौलिक या सारवान विधि इसको सब्सटेंसिव लॉ बोलते हैं और प्रक्रिया विधि को प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं, जो क्या होता है CRPC। ठीक है, इसमें क्या है, अपराध की परिभाषा प्लस दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसे IPC है, टॉर्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। और प्रक्रिया विधि क्या है, इसमें साक्ष्य विधि 1872 है, जिसको इंग्लिश में एविडेंस लॉ बोलते हैं। फिर आपराधिक प्रक्रिया विधि है CRPC 1973, ये बना जो है 1898 में था। ठीक है, दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC सिविल प्रोसीजरल कोड है, 1908 में बना था। ठीक है, तो IPC का थोड़ा अब हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी जो है जब यहाँ पे रूल करने आई, तो फिर जो है यहाँ पे जो है पहले उस समय मुस्लिम कानून होता था, तो इन लोगों को यहाँ के बारे में ज़्यादा पता तो होता नहीं था। तो ये जो है जैसे यहाँ पे मुस्लिम कानून लागू होता था, मुग़ल बादशाह होते थे उस समय, तो फिर पहले तो शुरू में इन्हीं जो मुस्लिम बादशाह वगैरह होते थे, इनके हिसाब से ये लोग जो है कोई मामला होता था तो उसको जो है इनके हिसाब से दंड दिया जाता था। फिर इन लोगों को लगा कि नहीं, जो है इसमें बहुत सारी जो है इन कानूनों में जो है बहुत सारी कमियां हैं, न्याय जो है इसमें जो करते हैं लोग प्रकृति के जो है हिसाब से नहीं करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ब्रिटिश कंपनी जो है इसमें कब्जा स्टार्ट करती है, तो जो है ये पहला प्रयास जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, जिसमें जो है दंड न्यायालय की स्थापना करते हैं। ठीक है, और 1774 में जो है अपील न्यायालय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो दंड न्यायालय में जैसे जो दंड न्यायालय होता था उसमें जो है एक काजी होते थे, एक मुफ्ती और 2 मौलवी होते थे। ये इन लोगों का जो है काम था न्याय प्रदान करना। ठीक है, फिर 1793 में जो है इन्होंने अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति का स्टार्ट करना शुरू कर दी, और जो है 4 अपील न्यायालय कहाँ कहाँ खुले, कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद और पटना में। ठीक है, फिर 1833 में भारत के लिए एकल विधानसभा सिंगल लेजिस्लेचर की शुरुआत किसने की, मैकाले द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। 1834 में प्रथम विधि आयोग, भारत में एकल विधि लागू करना जो है प्रथम विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन थे, थॉमस पबिंगटन मैकाले। ठीक है, सदस्य इसके मैकलॉड, एंडरसन और मिलेट थे। ठीक है, एकल विधान प्रथम संशोधन इसमें जो है 1856 में हुआ, और द्वितीय संशोधन जो है 1857 में हुआ। ठीक है, और तृतीय संशोधन 1860 में बाई बर्न्स पीकॉक। ठीक है, इसको जो है साइन किसके द्वारा किया गया, वायसराय के द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को जो है इसको अधिनियम बना दिया गया। ठीक है, और वायसराय उसमें कौन थे, कैनिंग थे। ठीक है, और जो है 1861 में लंदन में जो है अधिनियम जो है इसको पारित किया गया। अब क्योंकि ये लोग थे तो वहाँ से, तो वहाँ जो है इसका भेजना तो ज़रूरी था, एक कॉपी वहाँ भेजी गई। फिर जो है वहाँ पे जितने भी उनके लोग थे तो उनको जो है ये एक कॉपी सबको दी गई कि ये लॉ बनकर वहाँ से जो है अमेंडमेंट होके आया है भारत से, और इसमें अगर जो आप लोगों को अब भी कोई कमियां नज़र आ रही हैं तो आप उसको बता दीजिए, उसको जो है हम लोग कम कर मतलब उसको काट के और फिर जो है लागू करवाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से आ जाता है, और जो है 1 जनवरी 1862 को IPC जो है इंडिया में लागू हो जाता है। ठीक है, IPC 1860। ठीक है, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, IPC अपराध, इसमें क्या क्या है, अपराध की परिभाषा दिया है और दंड का प्रावधान दिया है।
और दंड का प्रावधान और अपराध की परिभाषा तो इसमें दिया गया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे जो है उस पर केस चलेगा, कैसे क्या है, वो जो है CRPC में दे रखा है। तो 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। पहले जो है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था। जम्मू कश्मीर में जो है पहले रणवीर संहिता लागू होता था। ठीक है, रणवीर संहिता। तो मान लो ये पूछ भी सकता है एक बार क्वेश्चन कि जो है 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता लागू होती थी, तो वहाँ पे जो है रणवीर संहिता लागू होती थी। IPC को उर्दू में क्या कहते हैं, ताज-ए-रात हिंद। मूवी में पहले आप लोगों ने देखा होगा ताज-ए-रात हिंद की दफ़ा, तो दफ़ा जो है, दफ़ा किसको कहते थे, धारा, जो सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो शेड्यूल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शेड्यूल 5 और 6 के जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में ये अभी भी लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी इंडिया के अलावा ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आयरलैंड में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में, मलेशिया में, सिंगापुर में, ब्रुनेई और पाकिस्तान में। ठीक है, इनको तो वैसे भी कुछ नहीं जो है, ये अपना संविधान बहुत बाद में बना पाए हैं 1964 के आसपास में। तो टोटल जो है 9 जगह ये लागू होता है IPC, बस थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपराध क्या है, अपराध ऑफेंस इंग्लिश में बोलते हैं, IPC के सेक्शन 40 में दे रखा है ये। ठीक है, तो अपराध कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जमानतीय अपराध और गैर जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध को क्या बोलते हैं, बेलेबल ऑफेंस, और गैर जमानतीय को नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस किसमें, CRPC के सेक्शन 2A में दे रखा है। ठीक है, बेल जो है मतलब जमानत, अभियुक्त का अधिकार है। अच्छा, अभियुक्त क्या होते हैं, जिसको पुलिस पकड़ के लेके आती है, अभी मतलब वो संदिग्ध होता है कि हाँ इसने ये काम किया है, उसको अभियुक्त बोलते हैं, उसको अपराधी नहीं कहेंगे हम लोग। अपराधी तभी वो होगा जब जो है उस पर दोष साबित हो जाएगा। जैसे देख यहाँ पे दिया हुआ है, अब अभियुक्त जो है एक्यूज्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसके लिए। तो इसका मामला जो है विचाराधीन होता है कोर्ट में। ठीक है, और अपराधी वो होगा जिसको जो है क्रिमिनल बोलेंगे, तो इस पे जो है दोष साबित हो जाता है कि हाँ तुमने ये काम किया है। ठीक है, कुछ एक्ट हैं जैसे IPC, ये जो है 1860 में बना, CRPC 1973 में, CPC दीवानी प्रक्रिया संहिता जैसे सिविल प्रोसीजरल कोड, ठीक है, ये 1908 में। ठीक है, सभी अपराधों की प्रक्रिया CRPC की सूची अनुसूची 1 में दे रखा है। ठीक है, और अपराध जो है मतलब ये बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं, ये किसमें बेल मिल सकती है, गंभीर प्रकृति के ना हो, 3 वर्ष से जिसमें कम की सज़ा सुनाई जाती है उसमें जो है बेल मिल सकती है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है इसमें होता है। और जमानत जो है अभियुक्त का अधिकार है, ये मैंने भी ऊपर बताया ही। और नॉन बेलेबल में क्या होता है, गंभीर प्रकृति की जो है होती है, 3 वर्ष से अधिक होता है। जमानत अभियुक्त का अधिकार इसमें नहीं है। ठीक है, CRPC के सेक्शन 2A में जमानती अपराध की चर्चा है। वे अपराध जो जमानतीय अपराधों से भिन्न हैं। जमानत जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना कि जो है जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब ये जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो जिनमें गिरफ्तारी के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं होती, अति गंभीर प्रकृति के होते हैं, सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है इसमें, और जमानत नहीं होगी। ठीक है, FIR जो दर्ज होती है वो लिखित और
मौखिक किसी भी तरीके से जो है, जैसे मौखिक का क्या मतलब है कि जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो भाई मौखिक ही बोलेगा ना कि जो है, और जो पढ़ा लिखा है वो जो है एफआईआर अपना लिख के दे दिया एप्लीकेशन, और जो है वो फिर पुलिस वाले अपना लिखेंगे, ठीक है। और फिर असंज्ञेय अपराध क्या होता है, मजिस्ट्रेट के आदेश से गिरफ्तारी होगी, इसमें गंभीर प्रकृति नहीं, ठीक है। जमानतीय अपराध है, सज़ा 3 वर्ष से कम जो है एनसीआर दर्ज होती है इसमें। तो इसमें जो है एफआईआर होती है और इसमें एनसीआर होती है, ठीक है। एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। तो एफआईआर को प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है कहते हैं, की चर्चा सीआरपीसी के सेक्शन 154 में जो है दे रखा है, ठीक है। भार साधक अधिकारी, तो ये जो है थाना और कोतवाली। तो थाना में जो है 2 स्टार मतलब दरोगा होते हैं, और कोतवाली में जो है 3 स्टार होते हैं जिनको कोतवाल बोलते हैं। एफआईआर चौकी पर दर्ज कभी नहीं होगी, ठीक है। हमेशा जो है थाने पर ये कोतवाली पे ही जो है रिपोर्ट मतलब एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है। एफआईआर जनरल डायरी मतलब इसको जो है साधारण डायरी, रोज नामचा, चक या चिक रजिस्टर जो है बोलते हैं में लिखी जाती है, ठीक है। एनसीआर क्या है, एनसीआर में जो है असंज्ञेय अपराध है, सीआरपीसी 100 मतलब सीआरपीसी का जो सेक्शन 155 है उसके अंतर्गत आता है एनसीआर, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जांच होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे आप थाने पे गए और थाने या कोतवाली कहीं भी गए तो एफआईआर जो है आपकी नहीं लिखी गई, भगा दिया, हट नहीं एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, हटो। तो आप जो है फिर सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) के तहत जो है एसपी के पास चले जाएंगे। इनको जो है आप मतलब चले क्या जाएंगे, इनको रजिस्टर्ड डाक से जो है, रजिस्टर्ड डाक से इनको जो है आप भेज सकते हैं। अब मान लो यहाँ भी एसपी के यहाँ भी नहीं लिखी गई, तो फिर जो है आप जाएंगे सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत जो है मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। मजिस्ट्रेट फिर जो है एसपी को या जो है डायरेक्ट वहाँ पर फ़ोन करवा के उसके बाद फिर जो है सीआरपीसी के जो है सेक्शन 190 के तहत जो है इनको फ़ोन करवाएगा, और फिर जो बोलेगा कि आप जो है एफआईआर दर्ज करें, ठीक है। तो फिर जो है दर्ज होगा एफआईआर, ठीक है। सीआरपीसी सेक्शन 43, प्राइवेट व्यक्ति संज्ञेय अपराध होते हुए देखता है तो वह अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सकता है, किसके तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 43 के तहत, ठीक है। सीआरपीसी 57, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पहुंचाना, यात्रा का समय जो है शामिल नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। जनरल डायरी और केस डायरी क्या होता है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल डायरी जो है पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत आता है, सेक्शन 44, ठीक है। और केस डायरी जो है सीआरपीसी 172 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जनरल डायरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण डायरी या रोज नामचा चक या फिर चेक रजिस्टर, और केस डायरी को जो है ये पुलिस डायरी भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो है थाने या कोतवाली में मौजूद होती है, इसमें एनसीआर या एफआईआर दर्ज होती है। ये गवर्नमेंट परफॉर्मा के अनुसार जो है होती है, ठीक है। कि मतलब इसमें क्या क्या उसमें गवर्नमेंट का प्रोफार्मा बना होता है, नाम, अभियुक्त के पिता का नाम क्या है, गांव क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं, ठीक है। जैसे ये है अपराध क्या है इनका,
अपराधी कौन है, गवाह कौन है, किसने देखा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी जाती हैं। और इस केस डायरी का कोई प्रोफार्मा नहीं होता है, ये जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होता है। घटना का पूरा ब्यौरा ये जांच में जो है काम आता है। मतलब इसका प्रोफार्मा नहीं बना होगा, आप एक पेज भी मतलब रख सकते हैं आप सादा अपने पास। और जब मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला पहुंचता है तो फिर मतलब इसमें ये होता है कि आप जैसे घटनास्थल पर कब पहुंचे और वहाँ फिर क्या क्या मतलब किससे किससे बात किए आप, और क्या क्या सारी चीज़ें जो है इसमें मतलब दर्ज की जाती हैं, मतलब अपने ये काम के लिए दर्ज होती है। लेकिन कभी कभी मामला फंसने पे, जैसे मान लिया आपने बता दिया कि हम 10 बजे पहुँचे थे, तो 10 बजे आप पहुँचे होंगे तो आप जो है उसमें अपने केस डायरी में लिखे होंगे ना, तो बस यही चीज़ है कि अगर जो आप वहाँ सही समय पे, तो उसको जो है कभी भी न्यायालय कभी भी मंगवा सकता है इस चीज़ को कि लाओ अपनी केस डायरी हमें दिखाओ आप। ठीक है। चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट क्या कहते होती है, इसमें जो है आरोप या जो है धाराएं जो है दर्ज की जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है धारा के अंतर्गत इनको जो है अंदर किया गया है। तो इसमें चार्जशीट जो है सीआरपीसी के सेक्शन 173 के 2 में आता है। और ये जो है न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने जो है अन्वेषण अधिकारी जो मतलब जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है वो जो है चार्जशीट प्रस्तुत करता है। क्या आप हमें दिखाओ कि इनको जो है किस किस उसके अंतर्गत जो है इनको अंदर जो है रखा गया है। ठीक है, तो इससे जो है दुरासे से रिलेटेड जो है केस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। दुरासे का मतलब क्या होता है, मेंसरिया जो है ये कि जो है एक इटालियन शब्द है। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था शुरू में ही। सिराज बनाम डी रूटजैन 1895। रूटजैन जो है क्या था, एक पुलिस वाला था, वो जो है रोज़ मॉडल शॉप में जो है जाकर दारू पीता था। तो जो है सिराज पर केस हुआ कि आप जो है एक मतलब जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है उसको जो है आप दारू पिलाते हैं। ठीक है, तो फिर जो है सिराज जो है अपर कोर्ट में बरी हो गया, मतलब जैसे लोअर कोर्ट में तो इसको जो है दोषी करार दिया गया, लेकिन फिर ये अपर कोर्ट में मामला गया तो अपर कोर्ट में इसको जो है बरी कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा कि मेरा इसमें कोई दुराशय नहीं था, ये बैज अपना उतार के आते थे तो मुझे क्या पता कि ये जो है ऑन ड्यूटी हैं या ऑफ ड्यूटी हैं, मुझसे इससे क्या मतलब था, तो मेरा इसमें कोई दुराशय नहीं था। ठीक है, तो ये जो है इसमें बरी हो गया। फिर जो है नाथूलाल बनाम एमपी स्टेट 1966 का केस है ये। तो ना इसमें क्या है कि नाथूलाल जो है एक अनाज व्यापारी होता है, और क्या होता था कि आप जो है अनाज बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा करना है तो आपको जो है उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। तो इन्होंने क्या किया कि लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और जो है इन्होंने एक तरफ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, दूसरी तरफ इन्होंने अनाज के लिए जो है ऑर्डर दे दिया। अब अनाज तो इनका आ गया, लेकिन लाइसेंस जो है इनका तब तक नहीं आया। तो फिर मामला कोर्ट में गया कि आप जो है इतना क्यों इसको रख रखे हैं अनाज। ठीक है, तो फिर इन्होंने बोला कि इसमें जो है अधिकारियों की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद में मंगाया, अगर जो मैं उसको जो है बाहर रखता तो वो मेरा अनाज जो है बेकार हो जाता, इसीलिए जो है मैंने रखा। तो इसमें अधिकारियों की गलती, इसमें मेरा कोई दुराशय नहीं था कि मुझे जो है इतना अनाज इकट्ठा करना है, तो ये भी जो है इसमें बरी हो गए। फिर हार्डिंग बनाम प्राइस 1948 का केस है। कोई मतलब बस ये याद कर लीजिए कि ये जो है किससे रिलेटेड है, तो दुराशय से है। फाउलर बनाम पेजेंट, आर बनाम प्रिंस, ये बता ही दिया था, आर बनाम टालसन, ये जो है दो केस बहुत शुरू में ही एकदम बता दिया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है कल से एक एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।